हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। समाजशास्त्र विषय से संबंधित उन प्रश्नों की चर्चा हम इस श्रृंखला में कर रहे हैं जो किसी भी राज्य की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अर्थात परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस श्रृंखला में किया जा रहा है। श्रृंखला के अगले अंक में बढ़ते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न पर, और हमारा पहला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है? सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है। ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा। आपको बताना है कि ये दिया गया कथन किस विचारक का है या किस विद्वान का है। कथन है आपका, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है। ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा। ऑप्शन है स्टुअर्ट चेज, लुंडबर्ग, कार्ल पियर्सन, ए उल्फ। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल पियर्सन। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार कौन सा एक समाज में स्तरीकरण का केंद्रीय अंग नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक जो है वो स्तरीकरण का केंद्रीय अंग नहीं है। ऑप्शन है वर्ग, शक्ति, पद, सत्ता। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सत्ता जो है ये समाज के स्तरीकरण में मैक्स वेबर के अनुसार केंद्रीय अंग नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए दो प्रकार के प्रारूपों अर्थात वास्तविक सामाजिक संरचना और सामान्य सामाजिक संरचना का प्रतिपादक कौन है? अर्थात सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए वास्तविक सामाजिक संरचना और सामान्य सामाजिक संरचना जैसी विचारधारा की प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, टॉलकट पार्सन्स। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। अगला प्रश्न है, किसका कथन है उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है? आपको बताना है कि यह किसका कथन है कि उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है। ऑप्शन है पी वी यंग, बोगार्ट्स, एफ एन कर्लिंगर, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोगार्ट्स। अगला प्रश्न, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। आपको बताना है कि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन है माइकल थॉमस सैडलर, एडविन केनन, थॉमस डबलडे, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एडविन केनन। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत एडविन केनन से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन ऐसा है जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऑप्शन है इसमें आपका माध्य, प्रसार, बहुलक, मध्यिका। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रसार। अगला प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने यह तर्क दिया है कि समाज में संबंध परिस्थिति और अनुबंध के आधार पर विकसित हुए हैं? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, किस समाजशास्त्री ने यह तर्क दिया है कि समाज में संबंध परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर विकसित हुए हैं? ऑप्शन है एच स्पेंसर, एच मैन, हॉबेल, एच हाइमन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एच मैन। अगला प्रश्न, पति पत्नी की परिधि। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दाम्पत्य मूलक परिवार, रक्त मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार, इनमें से कोई नहीं। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रक्त मूलक परिवार। प्रश्न है अगला, परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा किसने दिया है?
परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा को किसने दिया है? ऑप्शन है बैकोफेन, टॉयलर, मॉर्गन, मलिनोव्स्की। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्गन। मार्गन ने ही परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अंतःक्रिया का एक उदाहरण है? आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा है जो सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण है? एक रोचक किताब पढ़ना, मोबाइल पर गेम खेलना, अपने भाई से झगड़ा करना, उपयुक्त सभी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने भाई से झगड़ा करना। ये जो है ये सामाजिक अंतःक्रिया है, बाकी अन्य जो विकल्प हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न, किसने अपने सिद्धांत में अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है? किस अवधारणा का? अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है। ऑप्शन है जे हैबरमास, ई दुर्खीम, एल कोजर और कॉलिंस। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा और कॉलिंस जो हैं ये अपने सिद्धांत में अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किए हैं। अगला प्रश्न, संस्कृत के मुख्य वाहक कौन है? दिए गए विकल्पों में से आपको ये बताना है कि संस्कृत का मुख्य वाहक कौन है। यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी की परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जो कि प्रश्न एक सामान्य प्रश्न है, बहुत क्लिष्ट भी नहीं है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, लेवी स्ट्रॉस का अंतःक्रिया संरचनावाद, लेवी स्ट्रॉस का अंतःक्रिया संरचनावाद किस पर आधारित है? ऑप्शन है केवल यांत्रिक प्रारूप पर, यांत्रिक एवं सांख्यिकीय प्रारूप पर, केवल सांख्यिकीय प्रारूप पर, केवल सांस्कृतिक प्रारूप पर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यांत्रिक एवं सांख्यिकीय प्रारूप पर, अर्थात लेवी स्ट्रॉस का अंतःक्रिया संरचनावाद जो है यांत्रिक और सांख्यिकीय प्रारूप पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भूमिका की आंतरिक संरचना, भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, मर्डाक, नॉडेल, रेडक्लिफ ब्राउन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉडेल। अगला प्रश्न, पियरे बोर्डियू के हैबिटस की अवधारणा इंगित नहीं करती है। आपको बताना है कि पियरे बोर्डियू की जो हैबिटस की अवधारणा है वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको इंगित नहीं करती। पहला ऑप्शन है एक सामूहिक घटना को, दूसरा सामाजिक संसार से व्यवहार करने हेतु मानसिक व संज्ञानात्मक संरचनाएं, तीसरा वस्तुपरक स्थितियों के मध्य संबंधों के संजाल को, और चौथा है संरचनाओं के आंतरिकीकरण के उत्पाद को। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वस्तुपरक स्थितियों के मध्य संबंधों के संजाल को बोर्डियू की हैबिटस की अवधारणा इंगित नहीं करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रलय को आधुनिक तर्क संगतता की रूपावली समझता है? प्रलय को आधुनिक तर्क संगतता की रूपावली समझता है। ऑप्शन है उलरिच बेक, एंथनी गिडेंस, जेड बॉमन, रिटजर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जेड बॉमन। अधीनस्थ उपागम किसे इंगित करता है? ऑप्शन आम जनों का परिप्रेक्ष्य, श्रमिक वर्ग का परिप्रेक्ष्य, निम्न या तल का परिप्रेक्ष्य, कमजोर वर्गों का परिप्रेक्ष्य। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा निम्न या तल का परिप्रेक्ष्य जो होता है वो अधीनस्थ उपागम इंगित करता है। अगला प्रश्न, जनांकिकी के संक्रमण निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में पारंपरिक रूप से संबद्ध होते हैं? ऑप्शन उच्च प्रजननता, उच्च मृत्यु संख्या से निम्न मृत्यु संख्या, तथा निम्न प्रजननता तक जिसमें बाद वाला पिछड़ जाता है। दूसरा ऑप्शन उच्च प्रजननता, निम्न मृत्यु संख्या, उच्च जनसंख्या वृद्धि। तीसरा निम्न प्रजननता, उच्च मृत्यु संख्या से निम्न प्रजननता कम,
निम्न मृत्यु संख्या जिसमें मृत्यु संख्या पीछे रह जाती है। चौथा ऑप्शन है निम्न मृत्यु संख्या, निम्न मृत्यु संख्या से उच्च प्रजननता तक। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उच्च प्रजननता, उच्च मृत्यु संख्या से निम्न मृत्यु संख्या तक, तथा निम्न प्रजननता तक जिसमें बाद वाला पिछड़ जाता है। अगला प्रश्न है, नाडेल ने सामाजिक संरचना को किस रूप में देखा? ऑप्शन है काल्पनिक वास्तविकता के रूप में, तार्किक वास्तविकता के रूप में, स्वयं वास्तविकता के रूप में, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वयं वास्तविकता के रूप में नाडेल ने सामाजिक संरचना को देखा है। अगला प्रश्न, नृजातीय वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। आपको बताना है नृजातीय वैज्ञानिक जो होते हैं वो किस चीज का अध्ययन करते हैं। पहला ऑप्शन है वास्तविकता निर्माण की अनुभवजन्य पद्धति का, दूसरा सहज बुद्धि वास्तविकता का, तीसरा अनुभवजन्य वास्तविकता का, और चौथा है वास्तविकता निर्माण की सहज बुद्धि पद्धति का। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वास्तविकता निर्माण की अनुभवजन्य पद्धति का। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता कोई एक एकीकृत सिद्धांत नहीं है। उत्तर आधुनिकता कोई एक एकीकृत सिद्धांत नहीं है, फिर भी इसमें आधुनिकता से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का सम्मिलन है। यह किसका कथन है? ऑप्शन है केल्नर, जेम्सन, हार्वे, रिटजर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जेम्सन। अगला प्रश्न है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई क्या है? व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन है आपका व्यवस्था, संरचना, क्रिया, संगठन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिया। अगला प्रश्न, हैबरमास ने ज्ञान के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? हैबरमास ने ज्ञान के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? ऑप्शन है 4, 3, 2, 5। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। हैबरमास ने जो ज्ञान के प्रकारों का उल्लेख किया था वो 3 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख किया था, जिसमें पहला था तकनीकी ज्ञान, दूसरा व्यवहारिक ज्ञान, और तीसरा जो था वो उद्धारक ज्ञान था। तकनीकी ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान और उद्धारक ज्ञान। अगला प्रश्न, निदर्शन का वह प्रकार जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर दिया जाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है संगणना, दैव निदर्शन, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, स्तरित निदर्शन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दैव निदर्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को आंकड़ों के संग्रह की एक विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन है अवलोकन, अनुसूची, सारडियन, प्रश्नावली। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सारडियन, क्योंकि सारडियन को जो है आंकड़ों के संग्रहण की एक विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी के साथ यह प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। हाँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।